नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था और शॉर्ट में इनको थॉर्नडाइक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉर्नडाइक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं ये क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस नाम से इनकी जो थीसिस थी, ठीक है, जो पीएचडी करते हैं तब होती है ना थीसिस, तो वो पीएचडी करते हैं तब होती है थीसिस। लास्ट में बताना होता है कि हमने किस पर क्या शोध किया। तो 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नाम का इनका जो शोध पत्र है वो क्या हुआ था? जारी। और इनकी जो थ्योरी थी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखिए इनके सिद्धांत के और क्या क्या नाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर 3 है परिवर्तन और भूल का सिद्धांत। नंबर 4 संयोजनवाद का सिद्धांत। और नंबर 3 है संबंधवाद का सिद्धांत। और नंबर ये है बंध का सिद्धांत। ठीक है, सॉरी, नंबर 3 नहीं है, ये 5 है, संबंधवाद का सिद्धांत और बंध का सिद्धांत। ऐसा क्यों कहते हैं? इनके नाम क्या क्या है, किस वजह से हैं? तो इन्होंने जो एक प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था उस बॉक्स में, भाई उस प्रयोग में, भाई बिल्ली को बॉक्स में डाला, कैसे क्या प्रयोग किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया। ठीक है, इस बॉक्स में एक बिल्ली को डाल दिया और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया और यहाँ पर बना दिया एक गेट। ये गेट लगा हुआ था, ऐसे शटर लगा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, बिल्ली अंदर थी बिल्ली, और ये क्या था, जालियाँ लगी हुई थी, मतलब बाहर कुछ रखा हुआ हो तो बिल्ली को दिखाई दे। तो अंदर ये बिल्ली थी। अब इस बिल्ली को लगी भूख और बाहर क्या रखा हुआ है? भोजन। ठीक है, अब बिल्ली अंदर उछल कूद कर रही है भूख के मारे, और बिल्ली का जैसे ही पैर इस लीवर पर लगा, ठीक है, और ये गेट खुल गया, बिल्ली बाहर आई और उसने भोजन कर लिया। ठीक है, तो मतलब बिल्ली ने बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रयास किया, और इससे कई त्रुटियां भी हुई और अंत में उसने क्या कर ली? सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, फिर यहाँ पर थॉर्नडाइक रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने वापस बिल्ली को किस में डाल दिया? इसमें। फिर बिल्ली को भूख लगी, फिर उसने बहुत ही ज़्यादा उछल कूद की और अंत में लीवर पर पैर रखा, दरवाज़ा खुल गया और बाहर आकर उसने क्या कर लिया? भोजन कर लिया। और ये प्रक्रिया चलती रही चलती रही। अंत में एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को जब अंदर डालते वो आई, और आते ही उसने क्या किया? लीवर दबाया, बाहर आकर भोजन कर लिया। मतलब उसने जो वो प्रयास कर रही थी उसमें जो त्रुटियां हो रही थी, उस त्रुटियों की संख्या प्रयासों के साथ साथ क्या होती गई? प्रयासों के साथ साथ त्रुटियों की संख्या है वो कम होती गई। क्या होती गई? कम होती गई। त्रुटियों की संख्या कम होती गई। आ गई बात समझ में? तो ये चीज है, ये बात है, आ गई समझ में बात? तो ऐसा इन्होंने किया था प्रयोग। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई जैसे कोई उद्दीपक है, टारगेट रहता है, तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते करते उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या स्थापित हो जाता है? बंध स्थापित हो जाता है, अर्थात अधिगम हो जाता है। इसीलिए इसको बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत आदि आदि कहते हैं। कैसे? देखो, इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी वजह से उद्दीपक क्या था? उद्दीपक मतलब उसको भोजन दिखाई दे रहा था वो, और वो अनुक्रिया कर रही थी बिल्ली। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बंध का सिद्धांत प्रयोग किया बिल्ली पर। एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में, जिसको उलझन पेटिका, उलझन होगा, उलझन पेटिका में बंद कर दिया, और पेटिका में एक दरवाजा था जो कि एक लीवर के ठीक प्रकार से दबने पर खुल सकता था। पेटिका के बाहर भोजन रखा गया और बिल्ली के सभी तरह से उल्टे सीधे पंजे चलाए तथा उछल कूद की। इन प्रयत्नों के फल स्वरूप संयोगवश एक बार उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। बाहर आकर बिल्ली ने भोजन कर लिया। ठीक है, ये प्रयोग लिखा हुआ है यहाँ पर, और यह प्रयोग बार बार दोहराया गया, और उसके बाद कई बार दोहराने पर पाया कि धीरे धीरे बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं की संख्या कम होती गई तथा बाहर निकलने में लगने वाला समय भी घटता गया। अर्थात मतलब जो ये बिल्ली जो गलतियां करती थी, उन गलतियों की संख्या क्या होती गई? कम होती गई। गलतियों की संख्या कम होती गई। ठीक है, मतलब उसको बाहर आने में कम वक्त लगने लगा।
सबसे पहले उसको बहुत वक्त लगा, बाद में उसने लीवर पर पेड़ लगाया, फिर धीरे 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 अंत में आते आते उसने क्या कर दिया, सीधा लीवर पर पेड़ दिया, बाहर आकर भोजन किया। आखिर में बिल्ली ने बिना कोई त्रुटि किए पहली बार में ही लीवर को दबा और दरवाजा खोल दिया। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के उद्दीपक के प्रति विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। अब देखो, विशिष्ट उद्दीपक भोजन था और उसके प्रति विशिष्ट अनुक्रिया की गई भाई बाहर निकालने के लिए, और इस प्रकार क्या हुआ, इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया और इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। अब देखो, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है उसको मैं बार बार क्या समझाऊं, खींचने को वीडियो में लंबा बना सकते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करो, उसके एक उदाहरण की जगह दो दो तीन तीन उदाहरण दो, लेकिन उससे कोई फायदे वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, अब देखो, बिल्ली ने वो दरवाज़ा खोलना सीखा, ठीक है, लेकिन उस सीखने की प्रक्रिया में सोपान क्या क्या थे, मतलब कौन किन किन चरणों से वो गुजरा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। थोंडाई के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। मतलब अब वो बिल्ली सीख रही थी, मतलब सीखती है, लेकिन बिल्ली के मस्तिष्क में भाई वो अनुक्रिया रहनी तो चाहिए ना, कि भाई पहली बार बिल्ली ने प्रयास किया, बार बार प्रयास कर रही, लेकिन जो संबंध स्थापित हो रहा है गेट खोलने को लेकर और भोजन करने तक का, इस संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इसको ठीक से लिख लेना ऐसे, मस्तिष्क। ठीक है, ऐसे कर लेना, जैसे भी लिखो शुद्ध है ना, मस्तिष्क करता है इस कार्य को। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको आप समझ लेना। अब सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान है, कौन कौन से, एक तो चालक या अभिप्रेरक। तो यहाँ पर बिल्ली वाले प्रयोग में चालक या अभिप्रेरक कौन था, जिसने भाई उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के लिए मजबूर किया, तो वो चालक या अभिप्रेरक था भूख। यदि बिल्ली को भूख ही नहीं लगती तो बिल्ली उस उद्दीपक को देकर भी अनुक्रिया नहीं करती, अर्थात उद्दीपक को देकर अनुक्रिया प्रेरित किसने किया अनुक्रिया करने के लिए, तो वो भूख ने किया। तो भूख है वो चालक या क्या है, अभिप्रेरक है। ठीक है, लक्ष्य क्या था भाई, आगे अब बिल्ली को भूख कितनी लगी है वो अनुक्रिया भी कर लेगी, लेकिन कब करेगी, जब उसके आगे क्या रखा हुआ, भोजन रखा हुआ हो, कोई उद्दीपक हो, कोई लक्ष्य हो, जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन। ठीक है, अब देखो, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। अब लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, अब बाधा क्या है, बाधा है वो जो पिंजरा है, जो उलझन पेटी का है वो। ठीक है, उलझन पेटी का। आगे देखो, उल्टे सीधे प्रयत्न भी किए उसने, संयोग व सफलता प्राप्त होना, यह भी एक चरण था। ठीक है, और सही अनुक्रिया का चुनाव, और अंत में उस बिल्ली ने सही अनुक्रिया का चुनाव करना क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है, सीख लिया, और लास्ट में आ गई स्थिरता। ठीक है, मतलब ये प्रयोग, ये धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, स्थिर हो गया संबंध स्थापित। ठीक है, अब थोंडाई के सीखने के नियम। तो थोंडाई के सीखने के क्या नियम थे, एक तो प्राथमिक या मुख्य नियम जिसे प्राइमरी लॉ कहते हैं, और एक था द्वितीयक नियम या गौण नियम जिसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं। तो प्राथमिक नियम कितने, प्राथमिक नियम 3 है, और जो गौण नियम है, द्वितीयक नियम है, वो कितने हैं, वो 5 है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, और ये 5 कौन कौन से हैं, ये 5 हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता या आत्मसातीकरण का नियम, और सातचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब देखो, एक सेकंड मित्रों, अभी देखो, ये है 3 तो है प्राथमिक या मुख्य नियम, और 5 है द्वितीयक या गौण नियम। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्राथमिक या मुख्य नियम जिन्हें इंग्लिश में प्राइमरी लॉ कहते हैं, इनमें पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो इस तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तैयारी का नियम। ये स्पेशली याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम जैसे तत्परता का मतलब तैयार होना, ये कहता है कि यदि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया को करने के लिए तत्पर है, अर्थात तैयार है, तो वो अधिगम क्या करेगा, जल्दी करेगा। देखो, ये जो लिखा हुआ है थ्योरी, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। थोंडाई के अनुसार जब कोई संवहन इकाई तैयार हो, संवहन इकाई समझ आना, अधिगम करता तैयार हो, तो उसे संवहन में संतोष मिलता है।
ठीक है, क्या मिलता है? संतोष मिलता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये, जैसे आपकी पढ़ाने की इच्छा हो और उसके बाद आप पढ़ाएं तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। जब आपकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो और फिर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। वही बात है। परंतु जब कोई संवन इकाई मतलब अधिगम करता संवन के लिए तैयार ना हो, अर्थात मतलब अधिगम करने के लिए तैयार नहीं हो, तब संवन मतलब अधिगम उसके लिए कष्टप्रद होता है। फिर देखो, अब जैसे पढ़ने का मन ही नहीं है, फिर पढ़ा रहे, तो फिर वो आपके लिए क्या होगा? कष्टप्रद होता है। जब कोई संवन इकाई संवन के लिए तैयार हो और उसे संवन ना करने दिया जाए, तब भी वे उसके लिए क्या होता है? कष्टप्रद होता है। मतलब आप पढ़ना चाह रहे हो और फिर भी आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या है? कष्टप्रद है। अब देखो, थोंडाई के नियम का शिक्षा में क्या उपयोग है? ठीक है, अभी हम ये तैयारी का नियम किया है, प्राथमिक नियम में पहला। अभी अभ्यास का प्रभाव का सारे करेंगे एक एक करके। ये बीच में आया है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, किस नियम का? ये तत्परता वाले नियम से हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, बालक में रुचियों को विकसित करने में सहायक है, जिज्ञासा को उत्पन्न करने में सहायक है। तो मतलब यदि आपको इस नियम का ध्यान है कि भाई आप कोई बच्चा यदि पढ़ने के लिए तैयार है, फिर उसको पढ़ाया जाए तो अधिगम अच्छे से होगा, तो आप बालक की रुचियों का ध्यान में रखेंगे, उस बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके उसको पढ़ाएंगे, उस बच्चे को एक्टिव रखेंगे, क्रियाशीलता को भी आप विकसित करेंगे और लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित भी करेंगे कि भाई पहले बच्चों को क्या करो? अभिप्रेरित करो, मोटिवेट करो। कैसे करो? सफलता का आनंद बताओ, असफलता का भय बताओ, ऐसे करके उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करो। फिर उनके क्या आएगा? फिर वो मोटिवेट होंगे, उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, फिर वो हो जाएंगे एक्टिव, फिर उनको पढ़ाओ। और बालक को किसी भी विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय करना। तो मानसिक रूप से कैसे, कब सक्रिय कर पाओगे? जब आपको इस तत्परता के नियम की क्या होगी? जानकारी। ठीक है, अब आगे आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि अभ्यास से अधिगम में पूर्णता आती है। भाई अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से अधिगम में पूर्णता आती है। मतलब एक बार आपने कोई चीज़ सीख ली, बहुत अच्छी बात है कि उसका मतलब आउटलाइन है वो आपने आपके दिमाग में क्या हो गई? छप गई। ठीक है, आउटलाइन आपके दिमाग में बन गई। लेकिन अब इस अधिगम में पूर्णता मतलब परफेक्टनेस कब आएगी? ये तभी आएगी जब आप क्या करोगे? उसका अभ्यास करोगे। तो उदाहरण से समझाऊं तो जैसे आपने कार चलाना सीखने के लिए गए और 3 दिन में आपको पता चल गया कि ये गियर है, ये क्लच है, ये स्पीड है, ये स्टीयरिंग है, इसको ऐसे यूज करना। लेकिन उसमें पूर्णता मतलब उसमें परफेक्टनेस कब आएगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? अभ्यास। इस अभ्यास के नियम के 2 उपनियम है। ठीक है, 2 उपनियम कौन से? एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम कहता है कि जब हम किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं, और अनुपयोग का नियम कहते हैं कि जब हम किसी पाठ को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे बोलने लगते हैं। इसको ऐसे याद रख लेना कि जिस चीज़ को हम बार बार उपयोग करेंगे मतलब बार बार दोहराएंगे तो उससे हम क्या करते हैं? सीख जाते हैं। और अनुपयोग का नियम क्या कहता है? जब हम किसी चीज़ का अनुपयोग मतलब उपयोग नहीं करना मतलब दोहराना हम बंद कर देते हैं तो हम उसे क्या करने लगते हैं? भूलने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिए, एक सेकेंड। अनुपयोग का नियम। अब देखो, ये उपयोग और अनुपयोग का नियम, ये अभ्यास का नियम मतलब इस अभ्यास के नियम के ये दोनों उपनियम थे। इनका शिक्षा में क्या उपयोग है? मतलब प्रत्येक का पर्टिकुलर शिक्षा में उपयोग लिखा हुआ है मेरे यहाँ पर। तो इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो इसका शिक्षा में उपयोग है, ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है। कैसे? अभ्यास द्वारा। अभ्यास कर करके हम ज्ञान को क्या बना सकते हैं? स्थायी बनाया जा सकता है। लेखन कला में सुधार किया जा सकता है। कब होगा लेखन कला में सुधार? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, तब आपकी क्या हो जाएगा? लेखन कला में सुधार होगा। अच्छी आदतों का निर्माण करने में, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। त्रुटियों में कमी, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो त्रुटियों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। शब्दों के सही उच्चारण में सहायक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके आप शब्दों का उच्चारण भी क्या कर सकते हो? सही उच्चारण कर सकते हो। विषय में दक्षता प्राप्त करने में, ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको परफेक्टनेस लानी है, उस पर अच्छी कमांड बनानी है, तो अच्छी कमांड चाहते हो आप, तो उसमें भी आपका क्या? प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान है। बुरी आदतों के निवारण में, कोई भी गंदी आदत हो उसको आप प्रैक्टिस के द्वारा मतलब निरंतर प्रयास कर करके उसको छोड़ सकते हैं। कठिन विषय को सरलतम रूप में सिखाया जा सकता है, मतलब कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, यदि आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? आसान। और मंद बुद्धि बालकों को विषय सिखाने में, जैसे कोई बालक कितना मंद बुद्धि है लेकिन उसको निरंतर अभ्यास दिया जाए तो वो उस विषय में क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो, आज हमने कितने पढ़ लिए? ये अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम पढ़ लिया। अब बचा है प्रभाव का नियम और बाकी के गौण नियम। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।